एक लाश की असली जगह कहाँ होती है? शमशान घाट। सही सुना आपने। लेकिन अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। इस तस्वीर को देखकर आपको समझ में आएगा कि एक लाश की सही जगह शमशान घाट नहीं, बल्कि इन कातिलों ने एक लाश को एक ट्रंक के अंदर पैक कर दिया। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इसमें आपको मुंह ढके हुए, मुंह पर कपड़ा बांधे हुए दो शख्स दिखाई दे रहे होंगे, जो एक ट्रंक को, एक संदूक को बड़ी मशक्कत के साथ उठा रहे हैं और कई मंजिला इमारत से लिफ्ट के जरिए इस ट्रंक को नीचे लाए हैं और फिर लिफ्ट से ही इस ट्रंक को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तभी जैसे ही ये दो लड़के इस ट्रंक को बाहर निकाल रहे होते हैं, बगल से एक लड़का जिसने नीले रंग की टी शर्ट पहनी है, उस पर गौर करिए, वो लिफ्ट के अंदर जाता है और जैसे ही ट्रंक उसके बगल से गुजरता है, ये संदूक उसके बगल से जाता है, उससे अचानक कुछ बदबू सी महसूस होती है। लड़का लिफ्ट से बाहर निकलकर देखता भी है, उसे लगता है शायद इस संदूक के अंदर कोई अजीब चीज़ है। अजीब नहीं, बल्कि इसी संदूक के अंदर रखी है एक लाश, एक ऐसी लाश जिसे बकायदा बांधा गया है, उसके मुंह पर टेप लगाया गया है, हाथ पैर बांधा गया है, जंजीर से बांधा गया है और साथ ही साथ सीमेंट डाला गया है। इस कदर सीमेंट डाला गया है ताकि बदबू ना फैले और किसी को पता ना चले। कातिल इतने होशियार बन रहे थे कि बड़ी ही चालाकी से कत्ल किया, फिर कत्ल करने के बाद उसको छुपाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी भरी दोपहर, ना कि सुनसान रात में। अब आपने एक तस्वीर देखी, अब जरा दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए। ये सुबह की तस्वीर है, करीब 9:30 बजे की। इसमें आप देख रहे हैं एक ऑल्टो जो कार है वो एक सोसाइटी से गुजर रही है और जो गाड़ी है उसकी डिग्गी खुली है, उस डिग्गी में यही ट्रंक यानी कि यही संदूक दिखाई दे रहा है जिसे लिफ्ट से खींचा जा रहा था। अब जब इसे लिफ्ट से खींचा गया था तब भी उसमें लाश थी, और जब ये गाड़ी की फुटेज आप देख रहे हैं जहाँ पर गाड़ी की डिग्गी के अंदर ये ट्रंक रखा हुआ है, इस संदूक में उस वक्त भी एक लाश मौजूद है। और इसी कार के आसपास एक स्कूटी, आप गौर करिए, उस पर एक महिला बैठी है जिसने अपना चेहरा ढका हुआ है। वो जो महिला है वो इसी कार के आसपास मंडरा रही है और इस लाश को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा रही है। दो तस्वीरें आपने देखी, अब आपको एक तीसरी तस्वीर भी दिखाती हूँ। इस तस्वीर पर भी गौर करिए, ये बाजार की, एक मार्केट की सीसीटीवी फुटेज है। इसमें आपको दिखाई देगा कि वो महिला जो गाड़ी के पीछे स्कूटी पर बैठी हुई थी और उस लाश के आसपास मंडरा रही थी, वही महिला यहाँ पर आपको दिखाई देगी स्कूटी पर। उसके साथ एक पुरुष भी है और तो और एक ई रिक्शा है जिस पर बाजार से खरीदा गया ये ट्रंक, ये संदूक रखा जा रहा है उस ई रिक्शा पर, और ये महिला और उसका साथी इसे उस जगह पर लेकर जा रहे हैं जहाँ पर इन्हें लाश पैक करनी है। अब दरअसल ये जो पूरी वारदात है, ये जो पूरी सीसीटीवी फुटेज है, ये कैसे एक एक करके पुलिस को मिलती गई और कैसे दिन दहाड़े एक लाश को छुपाने की कोशिश की जा रही है। एक लाश को इस तरीके से छुपाया जा रहा है कि किसी को पता भी ना चले, और बाकायदा फुल प्रूफ प्लानिंग की गई। दरअसल ये जो पूरी वारदात है ये छत्तीसगढ़ के रायपुर से सामने आई है, और यहाँ पर अगर मैं आपको कातिल का चेहरा दिखाऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। दो तस्वीरें देखिए, अंकित उपाध्याय और शिवानी शर्मा, दोनों पति पत्नी हैं, पेशे से वकील हैं, और जो मोहतरमा है, जो शिवानी शर्मा है, इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भी की है 2020 में। इन्हें प्यार होता है अंकित नाम के लड़के से और ये दोनों शादी भी कर लेते हैं। शादी के बाद सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद कहानी पलटती है। दरअसल ये जो पति पत्नी की जोड़ी है, इन्होंने एक ऐसा गुनाह किया है, एक ऐसी हत्या की है जिसके बाद इन्हें लगा कि इन्होंने तो एक परफेक्ट क्राइम कर दिया। लेकिन जब पुलिस इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करती है तब इन दोनों का काला चेहरा पुलिस के सामने आता है कि कैसे पैसों के लिए लालच में इन्होंने कत्ल किया, बेहद घिनौना काम किया, और उसको छुपाने के लिए बाकायदा ट्रंक खरीद कर लाए, सीमेंट खरीद कर लाए, फिर उसको एक सूटकेस खरीद कर लाए, सूटकेस में लाश डाली, उसके बाद उसे सीमेंट से चुनवाया, फिर बाकायदा उसे ट्रंक में रखा और ट्रंक को फेंक कर आ गए। लेकिन जैसे ही ट्रंक खुलता है तो ये जो लाश है ये खुद उस सूटकेस को फाड़ कर बाहर आती है और चीख चीख कर गवाही देती है कि इसे मारने वाले कौन है। दरअसल ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, किशोर नाम का ये शख्स है और रायपुर में एक मेन रोड पर इसकी जर्जर कोठी है, लेकिन उसकी कीमत काफ़ी है और काफ़ी प्रॉपर्टी वाला ये शख्स था। इसकी कुछ ऐसी ज़मीनें भी थी जो विवादित थी। ऐसे में 2018 में इसकी मुलाकात अंकित उपाध्याय नाम के शख्स से होती है जो पेशे से वकील है। अब
दोनों की दोस्ती होती है, बातचीत होती है और प्रॉपर्टी को लेकर ही इनकी मुलाकात होती है। और इसके बाद जो किशोर हैं वो बताते हैं अंकित को कि उनकी कुछ ऐसी ज़मीनें हैं जो विवादित हैं, जो फंसी हुई हैं और उन्हें बेचना है, किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी निकालनी है। अंकित सोचता है कि सामने वाला जो शख्स है वो बेहद अमीर है, इसके पास काफ़ी प्रॉपर्टी है, और तो और जो किशोर था उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था। उसके ना बच्चे थे, ना उसकी पत्नी थी, ना ही उसके कोई करीबी लोग थे। उसकी सिर्फ 2 बहनें थी, जिसमें से एक की मौत हो गई और दूसरी बहन काफ़ी दूर रहती थी, बोलचाल बंद था। तो ऐसे में अंकित को जब ये सारी चीज़ें पता लगी तो उसे समझ में आया कि हो ना हो किशोर से दोस्ती करना उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब दोस्ती तो हो जाती है, तो ऐसे में अंकित किशोर से कहता है कि आपको जो प्रॉपर्टी बिकवानी है, जो विवादित चल रही है, उसके लिए आप मुझे कुछ पैसे दीजिए, करीब 18-20 लाख। इसके बाद मैं जुगाड़ करता हूँ, मैं वकील हूँ, तो मैं आपका कैसे भी करके जो आपके 2-3 फ्लैट और जो ज़मीनें आप बता रहे हो वो निकलवा दूंगा, और इसके बाद आपके पास पैसे भी आ जाएंगे और आप कुछ अच्छी जगह प्रॉपर्टी ले लेना। किशोर है वो भरोसा करने लगता है अंकित पे, क्योंकि उसका दोस्त बन गया था, और इसलिए उसे पैसे भी दे देता है। पैसे देने के बाद चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं। कई टाइम बीत जाता है, साल पर साल बीतते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी थी, जो विवादित ज़मीन थी किशोर की, वो निकल नहीं पाती, वो बिक नहीं पाती, उसका पैसा भी फंस जाता है। अब जब उसने अंकित से सारी चीज़ें कही तो अंकित टाल मटोल भी करने लग गया। अब किशोर को समझ में आ गया कि शायद अंकित उसके पैसे नहीं दे सकता, अंकित के पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन एक दोस्त होने के नाते किशोर ने उसकी ये सारी बातें समझी और फिर भी उसका साथ दिया और उससे पैसे मांगने की जिद नहीं की। अब इधर हाल ही में होता दरअसल ये है कि किशोर का एक रोज़ साइकिल से एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसे चोट आती है और कहीं ना कहीं जो उसके चलने की क्षमता थी वो कम हो जाती है। अब वो ठीक से चल नहीं सकता था, उसके पैर थोड़े ख़राब हो जाते हैं। लेकिन परिवार में कोई था नहीं, तो ऐसे में अंकित का क्या वो साथ मांगता है, अंकित से खाने पीने की चीज़ें मंगवा लेता है और इनकी दोस्ती ऐसे ही चलती रहती है। इधर किशोर पैसे भी अंकित से नहीं मांग रहा था, लेकिन कहानी पूरी तरीके से बदल जाती है। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि जो अंकित है वो एक रोज़ अपनी पत्नी को बताता है और कुछ पैसों की बातचीत करता है और बोलता है कि हो सकता है आने वाले वक्त में किशोर हमसे पैसे मांगे। 18 लाख उसके मेरे पास जमा है, उसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, उसका कोई देख रेख करने वाला है नहीं, उसकी प्रॉपर्टी की सारी जानकारी मेरे पास है, तो क्यों ना हम उसका कत्ल कर दें और इसके बाद सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। इस पर जो शिवानी है, जो खुद पेशे से वकील है, साथ ही साथ उसने पत्रकारिता भी की है, वो इस बात से इनकार करती है। वो अपने पति से कहती है कि कत्ल करना सही चीज़ नहीं है, हम पकड़े जाएंगे, कुछ और तरीका अपनाओ। इसके बाद पति उसे समझाता है, या अंकित उपाध्याय समझाते हैं कि देखो हम कत्ल कर देते हैं और उसको इस तरीके से करेंगे, लाश को ऐसे छुपाया जाएगा कि पुलिस पकड़ ही नहीं पाएगी, हम एकदम परफेक्ट प्लानिंग करेंगे। अब जब परफेक्ट प्लानिंग के बाद शिवानी सुनती है तो उसे लगता है कि उसका पति जो है सही बोल रहा है और उसे कत्ल के इस पूरी वारदात में साथ दे देना चाहिए। शिवानी हाँ मिलाती है और फिर ये दोनों पति पत्नी जो रायपुर है उसी के जहाँ पर ये रहते हैं उसी कॉलोनी में के 2-3 जगह छोड़कर, 2-3 गली छोड़कर एक किराए पर मकान देखते हैं और उसको किराए पर लेते हैं, जिसके लिए वहाँ की जो सितारा बेगम करके एक मकान मालकिन थी उनको ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं। अभी आस पड़ोस के लोग इनसे पूछते हैं कि तुम लोग वहाँ रहने क्यों जा रहे हो, तो ये बोलते हैं कि हमें अपने घर में रेनोवेशन करवाना है, टूट फूट होगी, इसलिए हम वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ दिन बाद आ जाएंगे जब नीचे का फ्लोर थोड़ा ठीक हो जाएगा। अब ये 6-7 गली छोड़कर जो आगे रहने जाते हैं वहाँ चले जाते हैं। अब प्लानिंग के मुताबिक ये लोग 19 तारीख को यानी 19 जून को उस फ्लैट में रहने जाते हैं और 20 तारीख को किशोर को बताते हैं कि हम लोगों ने नया फ्लैट ले लिया, अब हम लोग यहाँ पर रहेंगे, पुराने घर में बहुत सारा काम होना है, अब तुम्हें मिलने के लिए यहीं पर आओ। किशोर बोलता है ठीक है। 21 तारीख को प्लानिंग के तहत किशोर को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आज से आप हमारे साथ रहिए, आपका जो पुराना जर्जर मकान है जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं इसे हम दोबारा से ठीक करवाएंगे, इसको रिनोवेट करवाएंगे, आपके मकान को अच्छा बनाकर आप फिर उसमें रहिएगा, आप ऐसे रहते हैं हमें सही नहीं लगता। अब जब किशोर ये सुनता है तो किशोर को लगता है कि ये लोग कैसे भी हों लेकिन उसकी इज्जत करते हैं, उसको अपना दोस्त, अपना सगा मानते हैं। किशोर उनके घर में आकर रहने लग जाता है। 21 तारीख को बाकायदा कत्ल करने से पहले किशोर को ये लोग कहते हैं कि आप नहा धो लीजिए, खाना वगैरह लगा देते हैं। बाकायदा किशोर वहाँ पर नहाता है, फिर इसे पोहे खिलाए जाते हैं। पोहा खाने के बाद जैसे ही किशोर सोने चला जाता है, जब उसे नींद आ रही होती है वो सोता है, ठीक उसी वक्त अंकित उपाध्याय जो है, जो ये कातिल है, ये आकर किशोर का गला दबाता है। शिवानी उसके पैर पकड़ती है। गला दबाने के बाद जब उनकी मौत हो जाती है तब शिवानी जो हथियार लेकर आई थी उससे उसका गला काटते हैं ताकि किसी भी कीमत पे
कोई गुंजाइश ना रहे किशोर के बचने की। और जैसे ही किशोर का जब गला काटते हैं, खून वगैरह बहता है, तो उसको साफ किया जाता है फिनाइल वगैरह डालकर, कहीं पर भी कोई छींटे ना रहे, कोई भी शक किसी पर ना जाए, क्योंकि अब तो किराए के मकान में थे, इनके फ्लैट में तो कत्ल कर नहीं रहे थे। तो बाकायदा एक एक चीज़ को साफ किया जाता है और फिर 21 तारीख को कत्ल होता है और 23 तारीख को लाश छुपाने की प्लानिंग होती है और करीब करीब 48 घंटे तक लाश को ये दोनों पति पत्नी छुपा कर रखते हैं। लेकिन धीरे धीरे बदबू आना शुरू होती है, चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। लगातार ये घर में नहीं रह पा रहे थे, तब इन्हें समझ में आता है कि कैसे भी करके लाश छुपानी होगी। तब पत्नी जो है वो सूटकेस लेकर आती है, उस सूटकेस के अंदर इस लाश को, यानी किशोर की जो डेड बॉडी थी, उसके हाथ पैर बांधे जाते हैं, उसका गला जो है वो कसा जाता है और इसके बाद पूरे एक बंडल बनाकर उस लाश को सूटकेस के अंदर डाल देते हैं। फिर जो ये पत्नी है, जो ये पति हैं, दोनों की जो जोड़ी है, ये बहुत सारा सीमेंट लेकर आते हैं, एक कट्टे भर सीमेंट लेकर आते हैं। इसके बाद उस लाश के अंदर जो इन्होंने बाकायदा एक सूटकेस लिया था, उस सूटकेस के अंदर उस सीमेंट को भी डाला जाता है कि बदबू ना आए, लेकिन बदबू फिर भी फैलती है। तब जाकर ये दोनों एक बाजार में जाकर एक बड़ा सा ट्रंक खरीदते हैं, जिसकी तस्वीर मैंने आपको पहले भी दिखाई थी और अभी भी आप देख रहे हैं कि स्कूटी पर ये दोनों पति पत्नी जाते हैं, बाजार में पहुंचते हैं, कई सारी दुकानें देखते हैं, वहां से जो इन्हें ठीक ठाक ट्रंक लगता है, संदूक लगता है जिसके अंदर लाश आ पाती है और जिससे बच पाते, उसी ट्रंक को ई रिक्शे पर रखवाते हैं और फिर उस घर में लेकर आते हैं। अब इस ट्रंक को ले आने के बाद ये जो सूटकेस था जिसको इन्होंने सीमेंट से पैक किया था बाकायदा, उसको उस ट्रंक के अंदर रखा जाता है और फिर ऊपर से थोड़ा सीमेंट डाल दिया जाता है। अब ट्रंक को बंद करके ये लोग परफ्यूम वगैरह छिड़क कर भी कोशिश करते हैं कि बदबू ना आए, लेकिन धीरे धीरे समय बीत रहा था और 23 तारीख आ जाती है और जो बदबू है बहुत ज़्यादा फैलने लगती है। तब सुबह सुबह करीब 9 बजे के आसपास ये अपने 2 साथी को मनाता है, जो अंकित उपाध्याय, क्योंकि वकील है तो जिसका इसने कभी काम किया था, उन लड़कों को बुलाता है, उनको मनाता है और बोलता है कि देखो तुम्हें सिर्फ लाश छुपानी है, हमसे गलती हो गई है, तुम पकड़े नहीं जाओगे, मेरा साथ दे दो, मैं वैसे भी वकील हूँ। 2 जो इसके साथी थे वो इसका साथ देते हैं। लिफ्ट से बाकायदा उस ट्रंक को नीचे उतार कर लाया जाता है और फिर गाड़ी की डिग्गी में इस ट्रंक को चढ़ाया जाता है और 2 लोग गाड़ी के अंदर बैठकर इसे सुनसान इलाके में ले जाते हैं। सुबह सुबह 9:30 बजे, जब पूरी दुनिया जगी होती है, हर कोई चहलकदमी कर रहा होता है, बच्चे लोग अपने घर के आगे बैठे होते हैं, तब उस गाड़ी में इस ट्रंक को रखा जाता है। तस्वीर आप देख रहे हैं, इसे ले जाया जाता है एक सुनसान जगह पर और पीछे जो पत्नी है, जो शिवानी शर्मा है, ये स्कूटी चला रही हैं, इन्होंने अपना मुंह ढका हुआ है और ये उस लाश को लेकर पहुंचते हैं और फिर इस ट्रंक को एक सुनसान जगह पर फेंक देते हैं। अब ये कहानी खुलकर कैसे सामने आती है, तो दरअसल जब ये ट्रंक को फेंकते हैं तो आसपास के इलाके में थोड़ी देर में बदबू शुरू हो जाती है, क्योंकि जब इनके कमरे में ही इतनी बदबू आ रही थी तो उस इलाके में भी बदबू आना शुरू होती है। अब झाड़ियों के पास ये जो ट्रंक था वो इस कदर बदबू कर रहा था कि लोग देखने को मजबूर हो गए और जो ट्रंक था उसका साइज भी काफ़ी बड़ा था, तो लोगों को आतुरता हुई कि आखिर इस ट्रंक के अंदर है क्या। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और जैसे ही ट्रंक को खोला जाता है उसके अंदर से एक धधक करके बाहर आती है, जो सीमेंट था वो पूरा फूट कर बाहर आता है, क्योंकि लाश अंदर ही फूलने लग गई थी और जो बैग था, जो सूटकेस था, वो छिटक कर बाहर आता है और जो लाश थी उसके अंदर से बाहर आ जाती है फट कर। ये देखकर पुलिस की हालत ख़राब होती है कि किस तरीके से कातिल ने इस लाश को पैक किया है। लेकिन अब पुलिस के पास सवाल था कि आखिर ये शख्स है कौन। तो जब उसकी पहचान कराई जाती, क्योंकि शक्ल जो थी वो बाकायदा दिख रही थी, पहचान कराई जाती है, आसपास पूछा जाता है, तो पता लगता है किशोर नाम का एक शख्स है जिसकी उम्र करीब 50 के आसपास है और उसकी प्रॉपर्टी वगैरह भी है। तो पुलिस को पहला डाउट होता है कि हो ना हो जो कत्ल किया गया इस शख्स का प्रॉपर्टी के लिए किया गया है। अब उस एरिया में जैसे ही खबर फैलती है कि एक लाश मिली है, वैसे ही जो मैंने आपको सबसे पहला शुरुआती सीसीटीवी फुटेज दिखाया था, लिफ्ट से ट्रंक निकालते हैं, वहाँ पर एक जो नीले रंग की टी शर्ट पहने एक लड़का जो अंदर जाता दिखता है, ऐश्वर्य जिसका नाम है, वो सामने आता है और वो बताता है कि दरअसल कहानी क्या थी। जब ये ट्रंक की बात, ये लाश की बात कॉलोनी में फैलती है, सोसाइटी में फैलती है, लोगों को पता लगता है, तब वो जो लड़का था जिसने ट्रंक देखा था और उसके बाद वो लिफ्ट से बाहर निकल कर भी देखता है, वो फौरन गार्ड के पास जाता है, सोसाइटी को बताता है कि मैंने सुबह 2 लोगों को देखा था इस लिफ्ट से बाहर आते हुए और उन्होंने अपने मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था, मुझे डाउट हुआ था कि हो सकता है उस ट्रंक के अंदर कुछ ऐसी चीज़ हो और अब पता लग रहा है कि ट्रंक के अंदर ही लाश मिली है, तो पुलिस को इस बारे में बताना चाहिए। अब गार्ड को जब ये सारी बातें पता लगती है सोसाइटी की, वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है, पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, वहाँ का भी सीसीटीवी देखा जाता है, तब पुलिस को वो सीसीटीवी मिलता है। फिर उन सीसीटीवी के आधार पर जब पुलिस डॉट से डॉट मिलाती है तो फिर एक कार वाला सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिलता है, फिर बाजार वाला सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिलता है और कार की नंबर प्लेट जब जांची जाती है तो पता लगता है गाड़ी तो ऑल्टो है,
लेकिन जो नंबर प्लेट है वो कातिलों ने चेंज किया है, वो सेंट्रो गाड़ी का है। और इसके बाद पुलिस का माथा ठनकता है। पुलिस आसपास तफ्तीश करती है, पता करती है कि किशोर का किसके साथ उठना बैठना था, तो पता लगता है अंकित के साथ उठना बैठना था। फिर अंकित के बारे में जब पता किया जाता है तो पता लगता है दोनों तो रायपुर में है ही नहीं, दोनों तो कहीं भागे हुए हैं। पुलिस का पूरा शक क्लियर होता है। पुलिस इनके पीछे जाल बिछाती है, इनके घर की तलाशी लेती है, हर किसी से पूछताछ करती है। पूरी कहानी पुलिस के सामने क्लियर हो गई थी। और इसके बाद पुलिस को एक सोर्स के द्वारा पता लगता है कि दोनों दिल्ली भाग गए हैं। इसके बाद पुलिस जाल बिछाती है, सारे जो नेटवर्क है उन्हें एक्टिव करती है और दिल्ली जब पहुंचती है तब इन्हें अरेस्ट किया जाता है, इन्हें पकड़ा जाता है। और तब देखिए दिल्ली एयरपोर्ट पर दोनों पति पत्नी किस तरीके से मुंह छुपा रहे हैं। जो पत्नी है, जो शिवानी शर्मा है, जिसने अपने पति से सुना कि परफेक्ट क्राइम कर देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, और तब वो हाँ कर देती है, वो देखिए कैसे दुपट्टे से अपना मुंह छुपा रही है एयरपोर्ट पर ताकि कोई उसे देख ना पाए। पहले तो उसने ऐसा कारनामा कर दिया और इसके बाद एयरपोर्ट पर मुंह छुपाकर भाग रही है मीडिया से ताकि कोई भी उसे देख ना पाए। अब एयरपोर्ट से जब इन्हें अरेस्ट करके रायपुर लाया जाता है, यहाँ पर सारी कहानी समझी जाती है, तो पता लगता है प्रॉपर्टी को लेकर पूरा मैटर था और इसी को लेकर कत्ल किया गया। साथ ही साथ अंकित ने एक चीज़ और कही पुलिस से कि उसे कत्ल क्यों करना पड़ा। उसने बताया कि मेरे करीब 10 से 18 लाख रुपए जो मैंने किशोर से लिए थे वो मेरे पास ही थे और किशोर को समझ में आ गया था कि ये पैसे मैं कभी उसे वापस नहीं दे पाऊंगा, और इसीलिए किशोर लगातार मुझे नौकरों की तरह ट्रीट करता था। उसका जब मन होता आधी रात को मुझे अपने घर बुला लेता, मुझसे अलग अलग रेस्टोरेंट से खाना मंगवाता, कभी मेरे घर से कहता कि अपनी बीवी से बनवा के लाओ, कभी बोलता कि मुझे आज ये खाने का मन है, मुझे यहाँ घुमाने ले चलो, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए। हर तरीके से जो किशोर है, अंकित ने कहा कि उसने उसे नौकर की तरह ट्रीट किया। वो अक्सर उसे जब मन करता जैसे काम करवाता था और अंकित ने बताया क्योंकि उसके पास उसके पैसे थे, वो लौटा नहीं पा रहा था और इसीलिए किशोर जो भी कहता वो अंकित को करना पड़ता। और एक रोज़ तंग आकर जब चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई तो उसे समझ में आया कि हो ना हो किशोर को रास्ते से हटाना होगा। किशोर का वैसा भी कोई इस दुनिया में है नहीं, जब वो मर जाएगा तो कोई पूछेगा भी नहीं, किसी को वो लेना देना ही नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी भी हम इस्तेमाल करेंगे और इसीलिए इस कत्ल को अंजाम दिया गया। लेकिन एक लड़के की गवाही ने जब उसने देखा कि किस तरीके से एक ट्रंक को लिया जा रहा है जिसमें बदबू जा रही थी, उसने गार्ड को बताया। वहाँ पर लोगों ने जब झाड़ियों के पास बदबू महसूस की तब वो सारी चीज़ें पुलिस को मिली और फिर जब सीसीटीवी को कनेक्ट किया गया, सारे डॉट कनेक्ट किए गए, तब जाकर इस हत्याकांड का खुलासा हुआ और फिर इन कातिलों को पुलिस दिल्ली से अरेस्ट करके लाई और साथ ही साथ जो बाकी इनके साथी थे उनको भी पकड़ लिया गया है। और अब पुलिस जो है इस पूरे केस का और भी ज़्यादा तफ्तीश करे। पुलिस का ये जानने का मकसद है कि आखिर दो लोग इस केस में कैसे फंस गए, उन दो साथियों ने मदद क्यों कर दी, क्या उन्हें पैसे देने की बात कही गई थी। इसके अलावा पुलिस को ये भी जांचना है कि क्या कोई और रीज़न है, क्या सिर्फ प्रॉपर्टी की बात थी या वो नौकर जैसा ट्रीट करता था सिर्फ यही बात थी, या इस पूरे हत्याकांड में कोई और बात भी थी जो ये कातिल पुलिस से छुपा रहे हैं।